आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड दरअसल इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है जिसमें कई इन्वेस्टर्स का पैसा एक जगह जमा किया जाता है और इस फंड में से फिर बाजार में इन्वेस्ट किया जाता है। खास बात यह है कि म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी के जरिए मैनेज किया जाता है और हर एक एएमसी में आमतौर पर कई म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं। इसी को डिटेल में तफसील से समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट अंकित सहगल साहब, और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर शरद कोहली, सीए, जाने माने इकोनॉमिस्ट। म्यूचुअल फंड एक ऐसी आजकल की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो गया है जिस पर हर खासो आम का ध्यान जाता है। तो सहगल साहब, मैं आपसे पूछता हूं, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड आता है, ये है क्या? आम आदमी से कैसे समझे? देखिए, हम पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में देखते हैं कि पहले क्या होता था कि हम एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते थे, लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते थे, फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया धीरे धीरे लोगों ने। लेकिन फिर एक टाइम आया कि जब लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया तो उनको एक सबसे बड़ी चैलेंज क्या हुआ कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। आम लोगों को शायद वो उतना टाइम नहीं है उनके पास वो समझने का कि कौन सा स्टॉक उनके लिए अच्छा रहेगा। तो उसके बाद म्यूचुअल फंड एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें म्यूचुअल का मतलब है सबका पैसा एक साथ, फंड सारा एक साथ पैसा इकट्ठा करते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस और उसको फिर फाइनली जो ये एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे जो एएमसीज के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपनी सूझबूझ से सारा रिसर्च करके आगे पैसा उनको स्टॉक्स में लगाते हैं, डिबेंचर्स में लगाते हैं। तो सिंपल सा मतलब है कि सारा पैसा इकट्ठा करके पब्लिक से आपका मेरा उसको आगे कैसे इन्वेस्ट करती है कंपनी, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू करती है। जिन्हें कहा कि एएमसी और उसके एक्सपर्ट, इनका काम क्या होता है बेसिकली? देखिए, वो क्योंकि नाम ही सुझाता है शर्मा जी कि वो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि उनको पता है कि आपके पैसे को कैसे मैनेज करना है और वो ये ध्यान रखते हैं कि आप खुद करते उससे कहीं बेहतर वो कर सकते हैं। तो सबका पैसा मिलके एक टोकरी में आ जाता है, उस टोकरी को एक एक्सपर्ट हैंडल करता है और वो जो उससे जो वो रिटर्न जनरेट करता है, वो रिटर्न शायद आप खुद अगर करते, बल्कि मैं तो एक कदम आगे जाके बोलूंगा, शायद आप खुद भी अगर एक्सपर्ट होते तो जो वो एक्सपर्ट्स की कलेक्टिव विजडम, एक अंग्रेजी में शब्द होता है कि बहुत सारे लोगों का जब एक्सपर्टीज एक साथ जुड़ जाती है तो वो कलेक्टिव विजडम आपकी विजडम से कई बार वो ज्यादा होती है। तो जो रिटर्न और एक सेफ्टी आ जाती है, क्योंकि खुद लगाने में डर होता है, उसमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि म्यूचुअल फंड में कभी नुकसान हो ही नहीं सकता है, पर उसकी जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। जी जी, आपने बहुत सुंदर ब्यूटीफुल अंदाज में बताया आम आदमी के लिहाज से कि भाई थाली आपने मंगवा ली, उसमें एवरी स्पेशलिटी अवेलेबल है। सो इज द केस विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में तो म्यूचुअल फंड का है। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं म्यूचुअल फंड, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है? बिल्कुल, देखिए, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि कैसे आप एक आम आदमी जिसने आज की डेट में 1000 रुपये लगाने हैं, या तो अगर वो स्टॉक मार्केट में जाएगा तो उसके शायद एक दो अच्छे स्टॉक्स ले पाएगा उस 1000 रुपये से, लेकिन अगर वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उस 1000 रुपये को एक 90 या 100 कंपनीज में स्प्रेड कर सकता है। ये इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, जो हर आदमी को नुकसान से बचा सकता है। क्योंकि देखिए, हमने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं, पहले कंपनियां अच्छी करती थी लेकिन वो डूब सी गई हैं, जो हमारी लास्ट पूरी हिस्ट्री कहती है। तो अगर एक आम आदमी को अपने पैसे को सोच समझ के एक सेफ जगह पे, जहाँ पर वो एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र की राय लेकर, एएमसी जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी राय लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो एक 1000 रुपये भी जाकर वो लगा सकता है और 90 से 100 स्टॉक्स का एक अनुभव और फायदा ले सकता है। जी, तो अच्छा, महज इतनी छोटी सी अमाउंट से म्यूचुअल फंड में चल जाएगा? माफी चाहता हूँ बीच में, मैं आपको एक छोटा सा इसी का एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक उदाहरण है हमारे पास जी, कि आज से 3 या 4 साल पहले
हमारे एक हमारे साथ हमारे पैंट्री में एक हमारे होते थे हमारे दोस्त जो काम करा करते थे, तो उनकी तनख्वाह कुछ 5,000 रुपये होती थी। तो एक दिन उन्होंने मेरे को पूछा कि सर ये मैंने बहुत सुना है मार्केट के बारे में और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए सेविंग करूँ। तो उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि सर मैं कितना मिनिमम लगा सकता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस दिन से उसने अगले दिन आकर मेरे को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, बोला सर मेरे बच्चों के लिए ये 500 रुपये लगाइए और मैं हर महीने अपनी सैलरी से 500 रुपये इसमें डाला करूँगा और मैं ये 20 साल बाद निकाला करूँगा। तो आप ये समझिए कि कितने भी रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं और वो 500 रुपये आपके 90 से 100 जगह पे स्प्रेड हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन जो एक म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और मैं अगर इसमें एक लाइन और जोड़ूं शर्मा जी, क्योंकि जब अंकित बता रहे थे तो कोई शेयर ऐसा है जो बहुत महंगा है। मान लीजिए ऐसे शेयर हैं जो मान लीजिए 25,000 रुपए का एक शेयर है। अब मेरे 500 रुपए तो उस 25,000 के शेयर को खरीद नहीं सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या है, क्योंकि बहुत लोगों ने एक साथ पैसा जा रहा है, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, 500 करके 50 करोड़ मान लीजिए इकट्ठे हो गए। अब तो मेरे लिए वो 25,000 का शेयर की कोई कीमत नहीं रही। इसका मतलब अगर बढ़ने वाला शेयर महंगा है, मेरा छोटा पैसा उसको तब भी खरीद पा रहा है, उसको छू पा रहा है, उसका एहसास कर पा रहा है और उसका फायदा उठा पा रहा है। जी, क्या बात है। अक्सर दूरदर्शन में पहले एक धुन बजती थी जिसमें एक बहुत मोटा सा एग्जाम्पल होता था, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए। तो यहीं से मैं आगे चलता हूं कि क्या म्यूचुअल फंड बचत का लाइट हाउस बन सकता है? देखिए, मैं ये बोलूँगा कि वो लाइट हाउस बन चुका है जी। जो आज के ज़माने में मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान और पूरे विश्व में जो सेविंग का एक ज़रिया है, वो तरीका है, वो चेंज हो चुका है। धीरे धीरे लोग अब अपना पैसा पहले प्रॉपर्टी में लगाते थे, गोल्ड में लगाते थे, अब वो धीरे धीरे अपना पैसा अपने देश की या हिंदुस्तान की हमारी तरक्की में लगाना चाहते हैं, जो एक स्टॉक मार्केट के थ्रू मिल सकती है। तो आज की डेट में ये लाइट हाउस बन चुका है और ये धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। ये कारवां चलता ही चला जाएगा और हम इसको देखते ही चले जाएंगे, मैं ये कह सकता हूँ। आपका एक स्पेशलिटी है आत्मनिर्भर भारत अभियान में। आपने इस अभियान को, मैं समझता हूँ, कैमरे पर अगर आपने इसको किसी ने लाइव किया है तो उनमें से एक नाम डॉक्टर शरद कोहली का भी है। तो मेरे सवाल का जवाब में मैं आपसे भी कमेंट चाहूँगा कि ये म्यूचुअल फंड लाइट हाउस बचत का बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं, मैं इनका कहना बन गया है। मैं भी अंकित की बात से सहमत हूं, क्योंकि शर्मा जी आज 30 लाख करोड़ और ये 30 लाख करोड़ सुनने में बड़ा लगता है, किसी को छोटा लगता है, मैं नहीं जानता, जिसके सुनने वाले की अपनी परसेप्शन है। पर भारत का जो पूरा बजट होता है, अभी 1 फरवरी को हम देखेंगे बजट आएगा जी, वो 30-40 लाख करोड़ ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप समझ लीजिए एक भारत का पूरा एक बैलेंस शीट, पूरा का पूरा बजट के बराबर आज इसमें इतना AUM जिसको हम कहते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये म्यूचुअल फंड में एक टर्म होता है, उतना ये बन चुका है। तो अगर कोई भारत के बजट के बराबर बन चुका है तो मैं समझता हूं लाइट हाउस क्या, वो तो सुपर लाइट हाउस पहले ही बन चुका है। और मुझे लगता है कि जो लोग, और हम देख रहे हैं शर्मा जी के बैंकों में जो रिटर्न आती है, आज आप फिक्स डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, जो हमारे DD उर्दू के दर्शक मुझे बैंक के सेविंग्स में, फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते होंगे, सभी लोग रखते हैं, कामकाज वाले भी रखते हैं, बिजनेस वाले भी, वहां पर आपको 4%, 5%, बहुत नया बैंक हुआ, छोटा बैंक तो 7% देगा, वो भी बड़े डंका बजा के देगा, देखिए हम सब 7% दे रहे हैं। हाँ, अक्सर तो, ये इस तरह के ऐड देखे जाते हैं। तो आप देखिए कि 7%, और म्यूचुअल फंड में हमने देखा है शर्मा जी, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, 20-20, 25-25%, 30-30% रिटर्न आम बात होती है। कोई अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, हालांकि कम भी हो जाता है कई बार, तो मैं समझता आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई दोनों की कंपैरिजन नहीं की जा सकती। और जहां तक, हालांकि हम रिस्क की बात आगे करेंगे, पर मुझे लगता है कि लाइट हाउस जहां तक बात है, ये बनने की कगार पे है या बन चुका है, और इससे भी ज्यादा बड़ा लाइट हाउस बनेगा। और ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, मुझे लगता है आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बहुत अहम हिस्सा
जो भारत की सेविंग्स है, जी। कि भारत की जो बचत है वो भारत में निवेश होगी, और जितने जितने ज्यादा लोग इस म्यूचुअल फंड से जुड़ेंगे, मैं समझता हूं ये आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा पहलू है जो कि आपको अचानक निकल के सामने दिखाई देने लगता है। जी, सेबी का अपना एक रोल है, लेकिन म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव्स में सहगल साहब सेबी का क्या रोल है? जो एक पूरा ढांचा सेबी म्यूचुअल फंड्स को तैयार करके देता है कि आप इसी रूल्स और रेगुलेशंस के अंतर्गत काम करेंगे, वो एक इन्वेस्टर को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाता है। आप देखें, हम अगर हिस्ट्री देखें तो धीरे धीरे सेबी ने इसमें एक पारदर्शिता, जो ट्रांसपेरेंसी है म्यूचुअल फंड में, पहले आप मानेंगे कि अगर आप देखें तो 6 से 7% तक का एक्सपेंस एक म्यूचुअल फंड में होता था जी पुराने ज़माने में जी, लेकिन उसको कैसे धीरे धीरे कम करके आज की डेट में सेबी ने एक इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया है जी कि जहाँ पर नॉर्मल एक रिटेल जो इन्वेस्टर है, जो छोटा पैसा भी लगाना चाहता है, जी। वो बिना डरे लगा सकता है कि उसको ये पता है कि मेरा 100 रुपये जो लगेगा, ऐसा ना हो कि 100 मैं दूं और 90 लगे। आज वो दिन ही खत्म हो गए हैं। तो जी। सेबी ने एक ढांचा बनाता है, सेबी उसको उसके बाद कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करता है जी। कि जो मैंने म्यूचुअल फंड हाउसेस को एक रूल्स दिए हैं, रेगुलेशंस दिए हैं, क्या वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल है कि एक म्यूचुअल फंड एक स्टॉक में से 10% से ऊपर अपना पैसा नहीं लगा सकता। ये एक बहुत बढ़िया एक प्रावधान है और एक बहुत बढ़िया रूल है जो सेबी ने बनाया है। क्योंकि क्या होता है कि अगर एक एक्सपर्ट एक स्टॉक को बहुत ज़्यादा लाइक करने लग जाए और उसके हाथ में पब्लिक का पैसा है, वो हो सकता है 10% की जगह 50% उसमें लगा दे। लेकिन हमने देखा भी है कि जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी कभी कभी उल्टा जी। जाते हैं। जी तो ये एक ग्रीड को, एक आदमी की जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, मोनोपोलिस्टिक जो टेंडेंसी है मोनोपोलिस्टिक, उसको भी रोक के उसको रखते हैं। रोकता है। तो सेबी का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक योगदान है आम आदमी को ये कंफर्ट देने का, और सेबी का बोलना है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, जो हो रहा है मैं उस पर नजर रखे हुआ हूं, आप दिल खोल के इन्वेस्टमेंट कीजिए लेकिन रिस्क जरूर समझिए। जी बहुत अच्छा important। कोहली साहब, अक्सर ये पहले माना जाता था कि ये आम अमीर वर्ग के लिए म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टमेंट तो भाई अमीरों का है, गरीब आदमी कहता था मेरे पास सैलरी में से बचा ही कुछ नहीं। जो अभी आपने ये सारी बातें की म्यूचुअल फंड को लेके, आप इनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल नहीं, अमीर वर्ग का शर्मा जी मुझे लग रहा है ये एक पुरानी बात हो गई, जी। और आपने खुद ही बोला, और आज पैसा बोलता है। मैं आज पैसा सबसे जोर से यही बोल रहा है कि ये आप आइए और आपके जेब में 500 रुपए भी अगर हैं तो आप इस फैमिली में मेंबर बन जाइए, आप इसमें निवेश करिए, और जो आपको इसमें से रिटर्न आएगा, जी। अगर आपने अच्छे फंड में निवेश किया है, देखिए अच्छा फंड चूज करना बहुत जरूरी है। जी और मुझे लगता है वहीं पर एक्सपर्ट्स का रोल आता है जी। कि आप, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स इतने सारे हैं कि आप उसमें भरमार में खो जाते हैं कहीं पर, कि मैं कहाँ इस भीड़ भाड़ में ढूंढूंगा कौन सा म्यूचुअल फंड है, क्या है, किसकी एनएवी कितनी है, किसकी पास्ट परफॉर्मेंस, पीछे उसका अच्छा रिकॉर्ड रहा है, फंड मैनेजर किसके अच्छे हैं, ब्रांड नेम कौन सा अच्छा, वगैरह वगैरह। जी। तो मुझे लगता है वही एक एक्सपर्ट की ओपिनियन। तो हम डीडी उर्दू के दर्शकों को, शर्मा जी आप मुझे इजाजत दें, जी। तो हम ये भी सलाह देंगे कि आप म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करें, और 500 रुपए से करें, और अमीरों का नहीं है ये, जी। अब ये आम आदमी का बन चुका है। पर आप किसी ना किसी एक्सपर्ट की सलाह से, क्योंकि आपको वो भीड़ में वो नगीना चुन के देगा जो कि आपके पैसे को सबसे बढ़िया रिटर्न जनरेट करेगा। जी सहगल साहब, अक्सर हमारा प्रोग्राम आम आदमी के साथ साथ रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर, स्टूडेंट्स भी देखते हैं। अच्छा, उनके लिए म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री को भी जानना बहुत ज़रूरी है, और ये भी जानना ज़रूरी है कि कितने प्रकार का होता है। तो मैं वही सवाल आपसे करता हूं कि समय 1963 से ये शुरू हुआ, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और आरबीआई के उससे, तो ये समय के साथ साथ कैसे बदला और इसमें कितने तरह के म्यूचुअल फंड आए? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1963 से यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ जो स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे हमने देखा इसमें बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर, बहुत सारे LICs ऑफ द वर्ल्ड, प्राइवेट प्लेयर्स जुड़ते गए, ये कारवां चलता गया और इनमें लोग, बहुत सारी कंपनियां जुड़ती गईं, और आज हम यहाँ खड़े हैं जहाँ पर
बाहर की जो कंपनियां भी हैं जी। वो भी इंडिया को एज अ क्षेत्र देखते हैं, इंडिया को एज अ कंट्री देखते हैं कि उसमें भागीदारी लें और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के हम डिवाइड कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स को। एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो आपका पैसा इकट्ठा करके स्टॉक्स में लगाता है मार्केट में। एक होता है डेट म्यूचुअल फंड, जो आपका पैसा इकट्ठा करके एक सेफर इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम कह सकते हैं बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसमें लगाया जाता है पैसा। तीसरा होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है इक्विटी और डेट, थोड़ा पैसा इक्विटी में जाए, थोड़ा पैसा डेट में जाए। तो ये 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करूं, तो उसमें 3 प्रकार की डिवीजन होती है जो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। कि एक होता है लार्ज कैप, जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं हमारे इंडिया में, उसमें इन्वेस्ट करें जी। एक होता है मिड कैप, जो उसके नेक्स्ट लेवल पे आती है, उनमें इन्वेस्ट करता है। एक होता है स्मॉल कैप, जो उसके नीचे लेवल पे आती है, उनमें इन्वेस्ट करती है। तो इन तीनों का डिपेंडिंग ऑन, अगर किसी को अपना चयन करना है कि मैं किस फंड में लगाऊं, तो नाम से ये पता चलता है कि लार्ज कैप थोड़ा सा कम रिस्की होता है, क्योंकि इसमें सारी टॉप की कंपनीज होती हैं। मिड कैप थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, तो थोड़ा और रिस्की होता है। स्मॉल कैप सबसे रिस्की होता है। तो आपको अपने रिस्क जो आप ले सकते हैं, जो जितना रिस्क लेने की क्षमता आप में है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा ऊपर नीचे होगा इक्विटी स्टॉक, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ये हम सबको समझना है। और उसके बाद कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे रिस्क को सूट करता है, अकॉर्डिंगली हमारे को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब किसी का हो सकता है मानना ये हो कि यहाँ से जो दवाइयों की कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, तो इसके लिए म्यूचुअल फंड्स वो भी बने हैं जो सेक्टर स्पेसिफिक है, जो सिर्फ फार्मा में लगाएं, जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं, जो सिर्फ कंज्यूमर्स में लगाएं। तो हर किसी के लिए, हर किसी की जो गोल है, उसके लिए एक म्यूचुअल फंड बना है। वो आई थिंक सबको ध्यान में रखकर जितना भी मिनिमम वो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं उसमें। जी। कोहली साहब, आपने बहुत क्लासिकल अंदाज में बताया चीज़ों को। आपका एक लंबा अनुभव है लोगों से इंटरेक्ट करने का, इकोनॉमिक्स को आप एक पॉपुलर चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं म्यूचुअल फंड में इस सवाल को जो इनसे किया उसको बदल के कहता हूँ कि अक्सर ये कहा जाता है म्यूचुअल फंड कोई भी शुरू कर सकता है, और म्यूचुअल फंड हर उम्र के आदमी की ज़रूरतों को पूरा करता है। इस पर आपकी मैं वो चाहूँगा टिप्पणी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, म्यूचुअल फंड के लिए जैसे कोई अमाउंट नहीं होता ना शर्मा जी, हमने कहा कि 500 रुपए से भी शुरू हो जाता है जी। ऐसे म्यूचुअल फंड के लिए कोई उम्र भी नहीं होती है जी। अब उम्र नहीं होने से ये मतलब नहीं कि पैदा होता बच्चा भी शुरू कर दे। हालांकि 18 साल की उम्र तक जी। आप गार्डियन के साथ फिर भी खोल सकते हैं, पर हम मानते हैं चलिए आप 18 साल से ऊपर के हैं, तो 18 साल से फिर आपकी कितनी भी उम्र है आप वहां तक जा सकते हैं। तो ये अब आपके जिंदगी के कौन कौन से मकाम हैं जहां पर आप चाहते हैं कि आपको एक पैसा मिले, आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। वो शादी है, पढ़ाई लिखाई, एडवांस स्टडीज करनी है, या आपने अपना मकान बनाना है, जो जिंदगी के ऐसे मकाम होते हैं जो हर किसी के लिए बड़े मकाम माने जाते हैं। तो अब इसमें म्यूचुअल फंड में अंकित भी मेरी बात से सहमत होंगे कि अब आपने मान लीजिए 1000 रुपए लगाया, अब क्या हुआ 6 महीने बाद शर्मा जी वो आपको दिखने लगा कि 1100 हो गया है, 8 महीने बाद दिखने लगा वो 900 हो गया है जी। तो मैं समझता हूं कि सब्र एक बहुत बड़ी चीज है म्यूचुअल फंड में, और आपको अपना जो पीरियड है कि मैंने 2 साल 3 साल इसमें लेके चलना है। मैं आज डीडी उर्दू के दर्शकों को पैसा बोलता है कि जरिए ये भी बताना चाहूंगा कि आप जब भी म्यूचुअल फंड में लगाएं तो थोड़ा सा जो नजरिया है उसको पीरियड को थोड़ा सा लंबा रखें। बहुत छोटे पीरियड के लिए, जैसे एफडी आपने आज कराई, 2 महीने बाद आपने जाके उसको इनकैश कर ली, 3-6 महीने की करी इनकैश कर ली। म्यूचुअल फंड में मेरा तजुर्बा जो कहता है वो ये कहता है कि आप कम से कम 1 साल से 3 साल तक का नजरिया जरूर रखें, तब आप उसका पूरा तरह से फायदा उठा पाएंगे। वरना आपको जो रिटर्न मिलेगा शायद उतना ना मिल पाए,
और बीच बीच में उसकी जो NAV होती है म्यूचुअल फंड में, बहुत जरूरी चीज है, जिसको हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। नेट एसेट वैल्यू वो होती है, जैसे मैंने आज 1000 लगाया तो अब 2 महीने बाद मेरे वो कितने पैसे बन गए हैं। अच्छा, आम आदमी ये समझे कि मेरा 1000 रुपया 2 महीने बाद कितना हो गया, 1050 हो गया या 1100 हो गया, बोलते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू। हालांकि मैं उसको आसान करके बता रहा हूं, NAV के पीछे थोड़ी टेक्निकल कैलकुलेशन होती है। अब मैंने कहा ना, उसको 3 महीने बाद 1100 दिखा, 4 महीने बाद 800 दिखा, उसके बाद 1500 दिखा, तो वो उसको देख के घबराए नहीं। और खासकर अगर वो 1000 से नीचे दिखाई दे, क्योंकि मार्केट जो है, शेयर मार्केट में खासकर इक्विटी में लग रहा है, तो वो तो एक गेंद की तरह उछलती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पर जब आप लंबा नजरिया लेंगे, जब आप देर तक देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको जो रिटर्न आप चाहते थे उससे बेहतर आपको मिल गया, और आपका लगाना उसमें सफल हो गया। आपको सुकून मिलेगा, आपको मजा आएगा, और आप औरों को भी सलाह देंगे कि भैया इसी में करिए। ये बैंक के डिपॉजिट अब थोड़ी सी पुरानी बात हो चुकी है, अब नया लाइट हाउस जो है वो म्यूचुअल फंड बन चुका है। जी, एक मैं छोटी सी बात और शरद जी के इसमें ऐड करना चाहूंगा, उन्होंने तो पूरा बता ही दिया है जी। म्यूचुअल जब भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो हमारे को एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो मैंने पहले भी बोला था, कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। तो अगर ये नहीं होता कि अगर कोई बिल्कुल यंग है तो उसका मतलब है कि वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है। हो सकता है कि उसके गोल पे भी डिपेंड करता है कि आज किसी ने अपनी जॉब शुरू करी, उसको 1 साल बाद गाड़ी लेनी है, तो क्या वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल सकता है वो पैसा? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि उसको ये समझना पड़ेगा कि ये 1 साल बाद ये 1000 रुपये जो डाले हुए हैं वो 800 भी रह सकते हैं जी। 1 साल बाद उसको ज़रूरत होगी तो शायद वो नुकसान में निकालना पड़ेगा। इसीलिए म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा जो मिथ है कि वो सिर्फ इक्विटी में जाता है, ये लोगों को समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बहुत म्यूचुअल फंड है जिसको डेट कहते हैं, आप छोटे पीरियड के लगा सकते हैं और वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। वो डेट का मतलब है कि वो या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या कंपनी के बॉन्ड्स में पैसा लगता है, और वो आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने, 10 दिन से लेकर आप सालों तक का प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये आपके एडवाइज़र आपको समझाएंगे। तो रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्क के बाद आप एक एसेट एलोकेशन देखना पड़ता है हमारे को कि कितना आप अपने 100 रुपये जो आप लगाना चाहते हैं, हो सकता है कि कोई ये देखे कि मेरे को इस 100 रुपये में से 50 रुपये जो है अगले आने वाले 10 साल तक नहीं चाहिए, तो ये 50 रुपये उसका हो सकता इक्विटी में जा सकता है। जो दूसरा 50 रुपये है, हो सकता है उसको 6 महीने बाद चाहिए हो, तो ये 50 रुपये जो दूसरा है वो डेट में जाना चाहिए। तो ऐसे आप एसेट एलोकेशन भी डिफाइन करना चाहिए हमारे को अपने गोल के हिसाब से। तो अंकित सहगल साहब और डॉक्टर शरद कोहली साहब, आप हमारे इस शो में आए, बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपने दी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। यही हमारी गुजारिश है, अपने पैसे को बोलने दीजिए, सही रास्ता दीजिए, और पैसा बोलता है डीडी उर्दू पर देखते रहिए। पैसा बोलता है कि इस कड़ी में आज बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ddurduspecials@gmail.com पर भेज दीजिए। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।